हर खबर हरियाणा से किसान नेता राकेश टिकैत की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा मांगे पूरी न होने तक आंदोलन रहेगा जारी। सीएम की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। सीएम ने कहा 11वीं और 12वीं के छात्रों को दिए जाएंगे टैब, 5 लाख टैब खरीदने की दी मंजूरी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर निशाना, कहा सरकार ने भर्ती घोटालों को किया नजरअंदाज, एचपीएससी और एचएसएससी के पुनर्गठन की मांग। एचपीएससी मामले में एचसीएस अनिल नागर समेत 3 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। विजिलेंस कोर्ट ने आरोपियों को भेजा हिरासत में, 26 नवंबर को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। सोनीपत में व्यापारी संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसान आंदोलन से हो रही व्यापारियों को परेशानी, राहत पैकेज का ऐलान कर जल्द रास्ते खोले सरकार, 75% आरक्षण का भी किया विरोध। और सोनीपत में महिला से गैंगरेप का मामला आया सामने, रिश्तेदार ने ही दिया वारदात को अंजाम, 4 लोगों पर लगा गैंगरेप का आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश अभी भी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं यमुनानगर से, जहां पर अभी तक रैन बसेरे नहीं खुले हैं और खुले आसमान के नीचे लोग सोने को मजबूर हैं। लोगों को ठंड में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी अब बढ़ने लगी है। ऐसे में उम्मीदें की जा रही थी कि अब बहुत जल्द इन रैन बसेरों को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को ठंड में परेशानी हो रही है। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपनी छत नहीं है, सर्दी के मौसम में रैन बसेरा ही एकमात्र उनके लिए विकल्प होता है जहां पर वो अपनी रात गुजार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यमुनानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते ईडी का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। ईपीएफओ कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार इसमें हुए हैं। तो सीबीआई ने रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते इसको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि यमुनानगर से आ रही है, जहां पर रिश्वत लेते ईडी का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। बता रहा कि ईपीएफओ कर्मचारी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो रिश्वत लेते ईडी का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते इसको गिरफ्तार किया गया है। ईपीएफओ कर्मचारी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं यमुनानगर से, जहां पर रिश्वत लेते ईडी का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख रुपए की रिश्वत इसने ली थी और बताया जा रहा है कि ईपीएफओ कर्मचारी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ईडी का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। फिर से आपको बता दें, यमुनानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीबीआई ने एक रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जिसने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। और बताया जा रहा है कि रिश्वत लेते वक्त इसको ईडी का जो अधिकारी है उसको गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इस रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। और यमुनानगर से सुरेंद्र हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। सुरेंद्र, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से ये बड़ी सफलता सीबीआई के हाथ लगी है, ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। चल रहा था एक्चुअल में, जो अधिकारी था ईपीएफ अधिकारी, वो काफी समय से शिकायत करता है, उनको परेशान कर रहा था। शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी थी 2018 से 2019 का जो उनका ईपीएफ बनता था एम्प्लॉइज का, वो ले तो लिया गया था लेकिन अकाउंट में जमा नहीं करवाया था, जिसको लेके उसने शिकायत की। और शिकायत के बाद उस पर कार्रवाई करने की बजाय इस अधिकारी ने बल्कि उसकी फर्म के खिलाफ ही उसकी इंक्वायरी खोल दी। उस इंक्वायरी को बंद करने की एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी गई थी जी।
शिकायतकर्ता ने इसकी जो रिपोर्ट है वो सीबीआई तक पहुंचा दी और सीबीआई से रिक्वेस्ट की कि इस तरह से रिश्वत मांगी जा रही है, इसको ट्रैप किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो सीबीआई ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता को साथ में लेके सारे मामले को इकट्ठा करके रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। हालांकि सीधा सीधा जो अधिकारी है उसके पास से ये पैसे बरामद नहीं हुए, उसने किसी की ड्यूटी लगाई थी, बीच में बिचौलिया था जिसको पैसे दिए गए और ये सारी चीजें रिकॉर्ड आ गई हैं और अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके जो एक निजी सहायक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है सीबीआई द्वारा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र मेहता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सीबीआई के लिए ये बड़ी सफलता, एक ईडी अधिकारी को रिश्वत देते गिरफ्तार किया है जिसने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सरकार ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की है जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कई विभागों की आइटम्स जिसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बनती है जिनको मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अगले साल से 11वीं और 12वीं के सरकारी स्कूलों को छात्रों को सरकार टैब देगी। इसके लिए सरकार ने 5 लाख टैब खरीदने की मंजूरी दी है जिनकी लागत 560 करोड़ रुपए होगी। वहीं 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन को भी मंजूरी दी गई है जिनकी लागत करीब 350 करोड़ रुपए आएगी। तो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को दी गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि इन छात्रों को सरकार की ओर से टैब दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बैठक के दरमियान 5 लाख टैब खरीदने की मंजूरी दी गई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से, उनकी सरकार की ओर से छात्रों के लिए ये एक बड़ी सौगात। आपको बता दें कि हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी और बताया कि कई विभागों की कुल बताया जा रहा है कि जो आइटम्स हैं उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है और ये जो आइटम्स हैं वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं जिनको मंजूरी दी गई। और इसमें सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अगले साल से 11वीं और 12वीं के स्कूली जो छात्र हैं उनको सरकार टैब देगी और इसके लिए सरकार ने 5 लाख टैब खरीदने की मंजूरी भी दे दी है जिसकी लागत बताया जा रहा है कि 560 करोड़ रुपए आएगी। इसके साथ ही 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन को भी मंजूरी दी गई है जिनकी लागत करीब 350 करोड़ रुपए आएगी। देखिए, बहुत से डिपार्टमेंट्स की जो सामान खरीदने के टेंडर लगाए जाते हैं उसको हाई पावर परचेज कमेटी में हम लोग नेगोशिएट करके और जितना पैसा बचाया जा सके उसकी कोशिश करते हैं। आज कुल मिलाकर के 23 आइटम्स थी और उन 23 आइटम्स की कुल राशि 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। मुख्य रूप से आज उल्लेख करने लायक कि हमने 5 लाख टेबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे। पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न देकर के अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं की क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे 2-2 क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टेबलेट्स ये लिए गए हैं। मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे विपक्ष का ये काम होता है खूब करें, लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में न कर्मचारी न कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे, हम किसी को छोड़ते नहीं है। हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में विजिलेंस की टीम ने तीनों आरोपियों को जिसमें एससीएस अनिल नागर, नवीन और अश्विनी को विजिलेंस कोर्ट में पेश किया गया। विजिलेंस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्टेट विजिलेंस टीम ने सुनवाई के दौरान 3 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने और रिमांड की इजाजत न देते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में भेज दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि एससीएस अनिल नागर को 4 दिन की विजिलेंस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, तो वहीं आरोपी अश्विनी और नवीन को कोर्ट ने 22 नवंबर को 1 दिन की रिमांड पर भेजा था। सर क्या मामला है सर, बताएंगे? आप पेश किया सर?
आज तीनों जो मुलजिम है जिनको अरेस्ट किया था वो पेश किए गए थे और तीनों की तरफ से जो डीएसपी है एसआईटी के हेड उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी कि अभी इन तीनों का हमें 3 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए, इनको सोनीपत और रोहतक लेकर जाना है फॉर सम रिकवरीज। बट जब हमने कोर्ट को बताया कि भी पहले भी 5 दिन का रिमांड ऑलरेडी ले चुके हैं और उस दौरान इनको कहीं पर भी नहीं लेकर जाया गया और ये इस केस को सिवाय इनको ये अपना पुलिस कस्टडी के अलावा इन्होंने कुछ इनसे रिकवरी नहीं करनी है, सिर्फ एक कन्फेशन इनसे फॉल्स लिखवाना चाहते हैं, इस वजह से ये इनकी पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं। तो हमारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज साहब ने जो इनकी एप्लीकेशन थी पुलिस कस्टडी के लिए, पुलिस रिमांड के लिए, उसको डिसमिस कर दिया, उसको डिक्लाइन कर दिया और इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एचपीएससी भर्ती के साथ ही पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा नौकरी भर्ती घोटाला है। इसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो तुरंत प्रभाव से इस मामले की जांच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से करवाएं। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुरजेवाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अकेला अनिल नागर और अश्विनी शर्मा ही इस पूरे मामले को मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर इसकी गहनता से जांच हो तो कई और नाम सामने आ सकते हैं। पर आज थोड़ा पीछे हूं, थोड़ा सा हरियाणा का रोजगार भर्ती और बिक्री घोटाला, खट्टर सरकार में नौकरी पाने का तरीका अब खर्ची पर्ची से अटैची तक पहुंच गया है और एचपीएससी जो है हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया। हरियाणा वासियों के सामने, हमारे नौजवान युवक युवतियों के सामने एक बात साफ है, खट्टर साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे लगाकर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को मूर्ख बनाते रहे और हरियाणा में नौकरियों की बिक्री की मंडी चलती रही। भाजपा जजप्पा सरकार में अब खर्ची भी विकास का टॉनिक पीकर अटैची बन गई है। 32 से अधिक पेपर लीक और भर्ती घोटाले को उजागर कर हम लगातार हरियाणा के युवाओं से होते अत्याचार को आपके माध्यम से जनता के सामने रखते हैं। वहीं रोहतक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैन ने एचपीएससी भर्ती मामले में मंत्रियों की संलिप्तता को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार बताए कि किन 2 मंत्रियों की मिलीभगत से एचपीएससी भर्ती में धांधली हुई। प्रदेश में हर नौकरी का रेट तय है, एचपीएससी के चेयरमैन रेट लिस्ट दे। जैन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बेरोजगार युवाओं का पैसा खाने से बेहतर है कि सरकार के नेता गोबर खा लें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आगामी 26 नवंबर को एचपीएससी कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों को गाय का गोबर भेंट करने की भी बात उनकी ओर से कही गई। ज्ञान दूसरी गाड़ा का हो जाए। करोड़ों रुपए खा रहे हैं। आज रिमांड पे था जो अनिल नागर, उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए हैं और 2 बड़े अधिकारियों के नाम बताए हैं। तो यह मुख्यमंत्री ने नहीं बतानी चाहिए कौन मंत्री और कौन अधिकारी थे, एक बात। दूसरी बात यह भाई साहब 26 तारीख ने शुक्र ने पंचकुला जो इनका ऑफिस है उस ऑफिस में गाय का गोबर लेके जाओगे, इनको खिलाओगे और गोश्त लेके जाओगे और रेट पूछ के आऊंगा। भाई पीएन से लेकर जज तक का रेट बता दो, भाई पुलिस में किसी लागना हो, पटवारी मास्टर जिसने जो लागना हो, तो इन पर रेट पूछ के आऊंगा। भाई रेट बता दो अपने। 30 लाख नौजवान है यार हरियाणा के छोरे छोरी, 30 लाख उनकी फर्की बना रखी, चक्कर कटवा रहे हैं। और बताओ। और खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में जहां जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला बादशाहपुर के गांव कादीपुर पहुंचे, वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 9 दिसंबर को होने वाली जनसाधारण रैली का न्योता दिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी। भर्ती घोटाले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यह सरकार घोटालों को उजागर करती है, न कि उन्हें दबाती है, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी करती है। गुड़गांव जिले के अंदर कादीपुर गांव में जी हम सब पार्टी के कार्यकर्ता 9 तारीख को जो रैली होने जा रही है,
जन सरोकार रैली, अरे माइक बंद कर दो। उस रैली का इनविटेशन देने, न्योता देने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। आप देख रहे हैं आज वर्किंग डे होने के बाद भी शहर के इस सभा में कितनी भीड़ है, कितना उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि इसी उत्साह को बढ़ाते हुए सवाया कर करके 9 तारीख को यहाँ के लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे और लाखों की संख्या में हरियाणा के लोग एकत्रित होकर के उस जन सरोकार रैली को भारतीय किसान एकता की ओर से 24 नवंबर सुबह 11 बजे दीनबंधु सर छोटूराम जयंती के उपलक्ष्य में मनाई नई अनाज मंडी के गांधी पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंद्र सिंह ने बताया है कि रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सुबह 11 बजे एक जनसभा होगी जिसमें सर छोटूराम के जीवन काल और उनकी ओर से किसानों, मजदूरों, आमजन के लिए किए गए संघर्ष का व्याख्यान किया जाएगा। गोहाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गोहाना पानीपत हाईवे पर अवैध रूप से धान बेच रहे व्यापारी पर कार्रवाई की है। आरोपी यूपी और मध्य प्रदेश से धान की फसल की खरीद करके गोहाना अनाज मंडी में व्यापारियों को बेचता था। मौके से सीएम फ्लाइंग की टीम ने धान से भरा ट्रक भी पकड़ा। अलग से बोरियों में धान भरा हुआ था। मार्केट कमेटी ने व्यापारी पर 60,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। भिवानी में पुलिस ने एक फैक्ट्री पर रेड मारकर करोड़ों रुपए का माल बरामद किया है। इस फैक्ट्री में धोखाधड़ी कर नामी कंपनियों के मार्का पर स्टील पाइप बनाए जा रहे थे। दरअसल पुलिस को नामी कंपनी जिंदल स्टील और आदित्य स्टील के मार्का पर फर्जी स्टील पाइप बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 3.25 करोड़ के 100 टन स्टील पाइप को जब्त किया है। वहीं पूरे फर्जीवाड़े को लेकर फैक्ट्री मालिक नादानी दिखाते हुए अनजाने में गलती हुई है, ये बात कहता हुआ नजर आए, क्योंकि जिंदल और आदित्य स्टील के मार्के की जानकारी नहीं थी। ये नरेंद्र सिंह संधू हैं जिंदल फर्म से। जिंदल फर्म के ट्रेडमार्क को यहाँ गलत प्रयोग करके उसी लोगों उसी मार्क का लोहे के स्टील के पाइप वगैरह बनाए जा रहे थे, जिस पर जिंदल का और आदित्य बिड़ला का लोगो लगाया जा रहा था। आदित्य बिड़ला और जिंदल ग्रुप का कोलैबोरेशन से फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनकी स्टील के पाइप वगैरह बनते हैं और ये बगैर ट्रेडमार्क लिए हुए ही उसका ट्रेडमार्क का प्रयोग। बल्लभगढ़ में एसडीएम कार्यालय के बाहर और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन कर रहे लोग एसडीएम कार्यालय की दीवार पर बने भगवान शिव की चित्रकारी के आगे कूड़ा करकट फेंके जाने से नाराज है। भगवान की चित्रकारी के आगे आने जाने वाले राहगीरों की ओर से अनैतिक कार्य किए जाने से भी ये लोग गुस्से में हैं। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप इनकी ओर से लगाया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। झज्जर में एक नवविवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां नवविवाहिता ममता ने बीती देर शाम घर के एक कमरे में घरेलू कलह के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। नवविवाहिता की शादी 4 महीने पहले ही कस्बा छूचकवास में हुई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद ममता के पिता गांव कहानूर निवासी रामनिवास मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और ममता के शव को अपनी उपस्थिति में फांसी के फंदे से नीचे उतरवाया। बाद में पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का यह कहना है, और इसके साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। मुझे सूचना मिली कि ममता वाइफ बबलू गांव छुचकवास ने उसको ससुराल वालों ने मार दिया। जो इस इतला पर मैं मौके पर पहुंचा, वहां पर रामनिवास ममता के फादर रामनिवास सन्नोप मोहर सिंह गांव कानौर जिला ने एक दरखास्त दी कि मेरी लड़की की शादी 12/7/2021 को मैंने की थी बबलू के साथ। मेरी 2 लड़कियों की शादी की थी,
जो कि ये शादी के बाद से ही दान दहेज के लिए मेरी लड़की ममता को तंग रखते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। आज भी हमारे पास फोन आया कि मेरी लड़की का फोन आया कि मेरे साथ मेरे ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं। अब मेरी लड़की ममता ने चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या इनके दहेज लोभियों से तंग आकर की है या इन्होंने इसको मारा है। आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज। फरीदाबाद की प्रतला विधानसभा के हीरापुर गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली की तारें खेतों से महज 4 से 5 फुट ऊंचे हैं, जिससे आए दिन जान का खतरा और फसल जलने का डर भी सताता रहता है। आपको बता दें कि इसको लेकर किसानों ने कई दफा बिजली विभाग में लिखित में शिकायत दी है, लेकिन विभाग का कोई भी नुमाइंदा इसे दुरुस्त करने के लिए नहीं पहुंचा। वहीं जब हमारे संवाददाता धीरज कौशिक ने एसडीओ झांसा से बात की तो उन्होंने दोबारा लिखित में शिकायत देने की बात कही। हालांकि कैमरे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो फरीदाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तारें ढीली हैं और यहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मैं इस समय मौजूद हूं प्रतला विधानसभा के हीरापुर गांव में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो बिजली विभाग है वो लापरवाह दिख रहा है। मैं आपको ये हाई टेंशन जो लाइन है वो दिखाऊंगा। ट्यूबवेलों के कनेक्शन की ये लाइन है जो बिल्कुल खेतों में नीचे लटकी हुई है। इससे कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और किसानों की जो फसल है वो भी बर्बाद होने की कहीं ना कहीं एक संभावना बनी रहती है। हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मामचंद है जी। मामचंद जी, तारें इतनी नीचे लटकी पड़ी हैं, क्या दुर्घटना की आशंका लगती है? दुर्घटना हो भी चुकी है। पहले एक लड़के की डेथ हो गई थी तारों के लटकने से ही, और वो कह कर भी गए थे। सारे पुराने तार हैं, जब से बिजली आई है मेरे ख्याल में 67-68 के तार लगे हुए हैं, उसके बाद कोई बदली नहीं हुई। अच्छा, जो किसान हैं उन्होंने कंप्लेंट भी बिजली विभाग में की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अब प्रशासन से क्या आप मांग चाहते हैं? प्रशासन से कह लिए, उनसे जो पहले आए थे एक्सीडेंट हुआ था उसका लड़के का, तो वो कह के गए थे तार बदले जाएंगे, लेकिन कोई सुनाई भी नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग पूरी तरह लापरवाह आंखें मूंदे हुए सोया हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, लाइन बिल्कुल नीचे है। अगर हम बात करें खंबे पर इसको नहीं लटका जाए तो अमूमन ये खेत तक लाइन नीचे पहुंच जाएगी, जिससे अंधेरे में कहें या दिन में एक कोई ना कोई घटना घटने का आशंका बनी रहती है। क्या कहेंगे? यहाँ पे कई बार हादसा हो चुका है। बिल्कुल ये जमीन से 4 फुट नीचे है तार, जहाँ से हमें झुक करके निकलना पड़ता है। पिछली साल हमारा भतीजा एक्सीडेंट हो गया, जब नैनपाल रावत जी नहीं थे, उनके भाई आए, अरविंद भारद्वाज जी आए कि हम पूरे जंगल की लाइन बदली करवाएंगे, और अभी तक हमारे यहाँ कंप्लेंट हमने 2-2 बार दे चुके हैं। नानक चंद नंबरदार के ट्यूबवेल से और शिवदत्त के ट्यूबवेल तक पूरी लाइन डैमेज है, मंचा जहाँ भ्रष्ट हो जाता है, और हमें हर समय हादसा होने का खतरा रहता है। खून पसीने से अपनी फसल सींचते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक भय रहता है कि स्पार्किंग के जरिए कहीं ना कहीं फसल जलकर खाक ना हो जाए। हो जाती है। पिछली बार अभी लाइयों में जो है हमारी यहाँ फसल, ये जो सामने वहाँ तार टूट गया इस टावरी से, और वहाँ पे जो है हमने देखा कि आग लग गई। मैं नंगे पैर भाग करके आया, मैंने आग बुझाई, गए, फिर भी प्रशासन नहीं सुनना है। आते हैं, ज्वाइंट करके चले जाते हैं। हर 10 फुट पे 15 फुट पे यहाँ पे ज्वाइंट बने हुए हैं तारों में। हम परेशान हैं। हमने लिखित रूप से दे रखा है, हम यहाँ जंगल में रहते हैं, हमारी फसल को नुकसान है, कृपया हमारी ये लाइन बदली हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसान परेशान हैं, लाइन को बदलवाया जाए इस चक्कर में। और भी हमारे साथ जो किसान है वो मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि कौशिक। रवि जी, समस्या बरकरार है, कंप्लेंट दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई निदान नहीं हो पाया समस्या का, क्या कहेंगे? सर, आज से 2 साल पहले हमारा एक भाई था, मनोज भाई था, वो इस तारों के नीचे होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब हमारे अपने नैनपाल रावत जी के छोटे भाई आए थे और दसन जो अरविंद भारद्वाज भी आए थे, उन्होंने बोल के गए थे, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, बिजली विभाग में भी आपने कंप्लेंट कर रखी है, क्या कुछ सुनवाई हो पाई है? बिजली विभाग के एसडीओ वगैरह वे भी आए थे, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई कंप्लेंट दे चुके हैं हम, ऐसी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही अभी तक। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं किसान परेशान है, क्योंकि उनकी फसलें अब बोवने लगी हैं, और फसलें जैसे ही तैयार होंगी उनके फसल को आगजनी से बचाने के लिए वो अब इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे अमल करे और इस चीज को दुरुस्त कर पाए।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी किशनवती है जी। क्या समस्या होती है, इतने तार नीचे रहते हैं अंधेरे के समय में? होती है जी, हम जी खेती क्यारी में नरावे आते हैं तो हमको भी दिक्कत होती है जी, और जी कोई सुनाई नहीं कर रहा। अच्छा, बिजली विभाग में कंप्लेंट भी दे रखी है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बिजली विभाग कहीं ना कहीं आंखें मूंदे हुए सोया हुआ है। बिजली विभाग को जरूरत है अपनी आंखें खोलने की, जिससे कि किसान कहीं ना कहीं अपनी फसलें बचा सके और अपनी जिंदगी चैन और सुकून से जी सके। हर खबर के लिए धीरज कौशिक, पृथला विधानसभा। फरीदाबाद में देश का पहला स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में देश के कोने कोने से आकर खिलाड़ी अपना अभ्यास कर पाएंगे। यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चुने जाने वाले पैरा खिलाड़ियों का अभ्यास कराया जाएगा और इस सेंटर के अंदर खिलाड़ियों के लिए कोच दिए जाएंगे और इस सेंटर के अंदर खिलाड़ियों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, आपको बता दें कि फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर दूसरी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। इस सेंटर का निर्माण राजा नाहर सिंह एथलेटिक मैदान में किया जा रहा है। रेडी। पानीपत के समालखा में सभी कॉलेज में छात्र छात्राओं के वोट बनाने का अभियान चलाया जाएगा। एसडीएम समालखा अश्विनी मलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि समालखा क्षेत्र सीमा में 7 कॉलेज आते हैं, जहां पर बीएलओ की ड्यूटी लगाकर सभी कॉलेज में वोट बनाने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें दूसरे राज्य के छात्र छात्राओं के भी वोट बनवाए जाएंगे और उनकी बोर्ड वहां पर बन जाएगी, यानी कि उनकी वोट जो है वो वहां पर बन जाएगी। एसडीएम ने छात्र छात्राओं से अपील की है कि वो इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी वोट जरूर बनवाएं। तो स्पेशल वोट बनाने का जो अभियान है वो समालखा में चलाया जाएगा और आपको बता दें कि जो लोग अपना वोट बनवाना चाहते हैं, जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं, अपना वोट बनवा सकते हैं। देखिए, चूंकि जो स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है हमारा, और कॉलेज में जो हमारे यहाँ लगभग 7 कॉलेज हैं और एक बड़ा कॉलेज है पाइट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें बच्चे बाहर दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे आते हैं। तो आज सभी कॉलेजेस की मीटिंग थी कि जो हमारे एलिजिबल बच्चे हैं वोट बनवाने के लिए 1/1/2022 को, उन सभी की वोट बनवाई जाए और इस बारे में हमारे जो संबंधित बीएलओज हैं वो भी कॉलेज में संपर्क करेंगे तथा चूंकि कॉलेज जाने वाले बच्चे जो टेक्निकल सेवी हैं उनको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है एनवीएसपी का, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का, जहां से वो फॉर्म 6 अपना भर के जो चेकलिस्ट है क्वेरी वो भर के हमें भेज सकें। एक और जहां सरकार प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण रूप से खोलने की तैयारी कर रही है, वहीं जिले में कोरोना एक बार फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। गांव पारता के एक स्कूल में पढ़ने वाले 3 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर तीनों छात्रों के परिजनों के सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद आपको हम बता दें कि अच्छी बात यह रही है, राहत की बात यह रही है कि वो सभी नेगेटिव पाए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी कक्षा की छात्राओं को रोजाना 1 घंटे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बार स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को मार्शल आर्ट में पारंगत बनाया जाएगा। 75 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षक के बाद, यानी कि जो 15 दिनों तक ये जो प्रशिक्षण चलेगा, उसके बाद बेटियों को हर तरह की चुनौतियों से लड़ने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही अपनी आत्मरक्षा के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से उन्हें इस दौरान जानकारी भी दी जाएगी। करो बेटा, ऐसे नहीं, खड़े ना रहो, कार्य करो। उसका फेस वो कवर करेगा लेकिन। और चलिए बात करते हैं सिरसा की, जहां पर AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे कंट्रोल करने के लिए प्रशासन बरनाला रोड स्थित मुख्य मार्गों पर दमकल की गाड़ियों से पानी का छिड़काव करवा रहा है। उपायुक्त अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन अलर्ट है और पराली जलाने पर 250 किसानों पर 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है।
ऊपर तार है भाई। पानीपत जिले की समालखा की रहने वाली बेटी ऋतु राठी ने जिला बाल कल्याण अधिकारी का पद हासिल किया है। ऋतु राठी के सम्मान में उनके पैतृक गांव बबैल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऋतु राठी के स्वागत समारोह में पूरा गांव उमड़ा। वहीं ग्रामीणों ने ऋतु राठी को स्मृति चिन्ह दिया, शॉल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत मौजूद रहे। नोटमाला हो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।